औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 19 क्वेश्चन कवर किए थे। इस पार्ट में भी हम 19 के करीब या 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये 2 पार्ट्स करने के बाद यानी कि चैप्टर नंबर 2 की 2 वीडियोस करने के बाद आपके आपके बोर्ड पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कम्प्लीटली हल हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। सवाल है क्या जो हमारे पास एक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़े हो सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कभी भी हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो ओरिजिनल या रिजल्टेंट से बड़ा नहीं हो सकता। इसका देखें, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर, कि कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ कंपोनेंट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वो कह रहा है कि जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर के बराबर हो सकती है और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा वेक्टर का एक हिस्सा होता है, तो हिस्सा कभी भी जो है वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 21 है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी ज़ीरो। कहता है हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, अनइक्वल है। कैन देयर सम बी ज़ीरो, कि इनका सम ज़ीरो हो सकता है या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम सादा सी मिसाल लें, आप अगर दो हिस्सों को जमा करें तो ऐसे हिस्से लेंगे जो बिल्कुल बराबर हों, तभी उनका जवाब ज़ीरो आएगा। जब दो हिस्से हम एक जैसे लेंगे और उनकी अलामत दोनों की मुखालिफ लें तब उनका जवाब ज़ीरो आता है। जिस तरह 5 जमा का और 5 तफरीक का तभी ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे वेक्टर के केस में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। नो द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स कैन नॉट बी ज़ीरो। सम जो हमारे पास दो अनइक्वल वेक्टर्स हैं उनका सम ज़ीरो नहीं हो सकता। द सम ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ज़ीरो, जो सम होगा दो वेक्टर्स का वो ज़ीरो होगा ओनली सिर्फ व्हेन देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, जब उनकी मिकदारें बराबर होंगी। और दूसरी बात क्या होनी है, एंड दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और उनकी जो सिमत है वो मुखालिफ होनी चाहिए। द अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि उनके साथ अलामत मुख्तलिफ यानी कि अपोजिट होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें 9 टाइम बोर्ड्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किन सर्कमस्टांसिस के या किन हालात के तहत कब हमारे पास वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं आपस में उनकी मिकदारें बराबर होती हैं। तो इसका जवाब है, इफ़ अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जब एक वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 का जाविया बनाए, दैन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तब उसके जो मैग्नीट्यूड्स या कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड होंगे वो बराबर होंगे। देखें, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 45, तो हमारे पास जो है एक तो यानी कि एक्स के साथ 45 का एंगल बन रहा है और दूसरा वाई के साथ खुद ब खुद 45 का बनेगा। तो हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स को देखें, 0.707 0.0707 ये आपस में बराबर हैं। कब बराबर होते हैं, जब हमारे पास 45 का एंगल जो है कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कैन यू ऐड अ ज़ीरो टू अ नल वेक्टर। कि क्या आप तो ज़ीरो को एक नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल नो है, क्योंकि कभी भी हम ज़ीरो जो है वो एक हिंसा है और हिंसे को हम कभी भी वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। हम सादा हिंसों को आपस में जमा करते हैं और वेक्टर्स को आपस में। तो क्वेश्चन का आंसर देखें, नो ज़ीरो कैन नॉट बी एडिड टू अ नल वेक्टर, कि ज़ीरो को हम ऐड नहीं कर सकते नल वेक्टर में, बिकॉज ज़ीरो इज़ स्केलर, क्योंकि ज़ीरो एक स्केलर है एंड स्केलर्स कैन नॉट बी एडिड टू अ वेक्टर। और हम स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। वही बात कि हम एक जैसे नेचर वाली क्वांटिटीज़ को आपस में जमा करते हैं, हिंसे को हिंसे में, वेक्टर को वेक्टर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 टाइम बोर्ड में आया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द वेक्टर सम ऑफ द 3 वेक्टर्स गिव अ नल वेक्टर, व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर। कहता है कि हमारे पास 3 वेक्टर को जमा किया गया है और उनका जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो क्या है, नल वेक्टर है। व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर, के उनको किस तरह ओरिएंट किया गया है, उनको कैसी तरतीब दी गई है कि हमारे पास नल वेक्टर उनका आंसर आए। तो जब भी आपके पास चाहे जितने वो बताए, 3 बताए, 4 बताए, 5 बताए, अगर उनको हम क्लोज कर दें यानी कि क्लोज सरफेस उनसे बना ले, स्केयर हो गया या फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर हो गया या फिर हमारे पास मुसल्लस जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, ये जब भी हमारे पास क्लोज सरफेस बनेगा तो उनका जो हमारे पास सम होगा वो नल वेक्टर ही आएगा। देखें, इफ़ 3 वेक्टर्स आर ओरिएंटेड इन अ साइक्लिक ऑर्डर, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में उनको तरतीब दी जाए इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि 3 है तो 3 से ट्रायंगल ही बन सकती है, देन दे विल गिव
राइज टू नल वेक्टर, इसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, एक नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि उनका सम जो है नल वेक्टर के बराबर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, यू आर फॉलिंग ऑफ द एज, व्हाट शुड यू डू टू अवॉइड फॉलिंग। आप अगर गिरना यानी गिर रहे हैं किसी भी साइड या किसी किनारे पे खड़े हैं, तो व्हाट शुड यू डू टू अवॉइड फॉलिंग, तो आप क्या करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। यू शुड बेंड यूर बैकवर्ड टू अवॉइड फॉलिंग, तो आप क्या करते हैं, बेंड झुका देते हैं यूर सेल्फ अपने आप को बैकवर्ड पीछे की तरफ, टू अवॉइड फॉलिंग गिरने से बचने के लिए, ऑफ द एज किनारे से। बिकॉज इसकी वजह है ऑफ दिस यूर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट बैकवर्ड, इसकी वजह से आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है और आप गिरने से बच जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एट व्हाट एंगल देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल, कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर के और किस एंगल पे ये आपस में बराबर होते हैं। तो अभी हमने पहले ये तो पढ़ लिया कि किस एंगल पे बराबर होते हैं, लेकिन अब हमने पढ़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो कंपोनेंट जो एक दूसरे पर अमूद हों उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। जब वेक्टर ए जो है मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जब हमारे पास जो एक वेक्टर ए है जब वो 45 का जाविया बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो देन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसके दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे आपस में बराबर होंगे। देखें ए एक्स जो है हमारे पास वो भी 0.707 है और ए वाई भी 0.707, यानी कि 45 का डिग्री हमारे पास बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 27 देखें, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, हमारे पास किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकती है, कैन द मैग्नीट्यूड है नेगेटिव, कोई नेगेटिव हो सकता है, तो सिंपल है ना, यानी कि नो, ये हो ही नहीं सकता कि मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज रीजन देखें हमें पता है फार्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का, ए इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर का स्केयर रूट, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स का स्केयर लेते हैं फिर स्केयर रूट लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास अगर कोई भी नफ़ी हिंस यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो उसका स्केयर हमने लेना है, जब स्केयर लेंगे तो स्केयर नफ़ी को जमा कर देता है, तो इस वजह से हमारे पास चाहे नफ़ी हो या जमा हो हमेशा हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आता है, जमा ही आता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 के ए जमा बी, यानी कि एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, उनको जमा करें तो जीरो के बराबर आ रहा है। व्हाट कैन यू सी अबाउट द कंपोनेंट्स द टू वेक्टर्स, वो कहता है कि आप इनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो हमें पता है ए जमा बी क्या जीरो के बराबर है, ये तो इन्होंने सवाल में बता दिया। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं कि ए वेक्टर किसके बराबर है, बी दूसरी साइड पे जाके नफ़ी का हो जाएगा। अब ए के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ए एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा ए वाई, और बी के कंपोनेंट्स जो होंगे बी एक्स और बी वाई। अब नफ़ी अंदर ज़रब खाएगा, नफ़ी बी एक्स बन जाएगा और ये नफ़ी बी वाई बन जाएगा। हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट एक्स के बराबर होता है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, और इसी तरह ए वाई और बी वाई आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें पता चल रहा है यहाँ से ज़ाहिर साफ सी बात है कि ए एक्स और बी एक्स आपस में बराबर है, लेकिन सिर्फ नफ़ी यानी कि इसमें तब्दील है, जिसका मतलब है डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। ए वाई और बी वाई आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन मुखालिफ है। देखें, हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। तो ये वापस वही बात आ गई कि क्या हम किसी स्केलर में कोई वेक्टर ऐड कर सकते हैं, तो नामुमकिन है, हम सिर्फ एक नेचर की क्वांटिटीज़ को आपस में जमा कर सकते हैं। ठीक है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडिड, कि सेम नेचर की क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स कैन बी एडिड टू अ वेक्टर, वेक्टर को हम वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, स्केलर एडिड इन स्केलर्स, हम स्केलर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। बट द वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड टू स्केलर, लेकिन हम वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर कंपोनेंट्स बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो क्या उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, तो नामुमकिन है। जब हमारे पास दो वेक्टर आपस में बराबर नहीं तो उनके कंपोनेंट्स पे आपस में बराबर नहीं होंगे। नो, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर टू वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इफ़ द टू वेक्टर हैव अ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, अगर उनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है तो उनके कंपोनेंट्स भी बराबर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन पर पड़ा हुआ है, किस ओरिएंटेशन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बी बोथ, इफ इसके दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे किस ओरिएंटेशन के लिए नेगेटिव होंगे, नफ़ी होंगे। हमारे पास है फॉर अ वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन हैविंग अ बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव, तो हमारे पास कौन सा है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन हैविंग बोथ, इट विल बी इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है, इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, के वेक्टर प्रोडक्ट की क्या लिखें, दो एग्जांपल्स लिखें। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है
द टॉर्क इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म आर एंड फोर्स। सबसे पहले हमारे पास देखें आर और फोर्स के दरमियान क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुई वेक्टर प्रोडक्ट की, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है इसकी एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफाइन टॉर्क। टॉर्क की तारीफ़ करें, राइट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। टॉर्क की तारीफ़ करें और इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस बताएं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द अगर कोई हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो ये क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। और दूसरी तारीफ इसकी ये बन सकती है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म का। मैथमेटिकली देखें, टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क की डेफिनेशंस हैं। इसी तरह इसके यूनिट देखें तो यूनिट हमारे पास क्या होंगे, इसके न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स का और आर का मीटर होता है। इसी तरह हमारे पास जो हम टोटल निकालते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएंगे। और डायमेंशंस क्या होंगे हमारे पास, इसी से हम डायमेंशन निकालते हैं तो के जी की जगह एम आ गया, और एम स्केयर की जगह एल स्केयर, और सेकंड स्केयर की जगह पर टी स्केयर। हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशंस आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सपोज दैट साइड्स ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट अ वेक्टर्स अरेंज हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। कहता है हमारे पास एक पॉलीगॉन है, वो रिप्रेजेंट करता है कुछ वेक्टर्स को ज़ाहिर करता है, अरेंज हेड टू टेल रूल, जिनको हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड किया हुआ है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स, उनका सम क्या होगा। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि द सम विल बी जीरो। जब भी हमारे पास एक क्लोज सरफेस बनती है, क्लोज लूप बनता है, तब उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। इन दिस केस द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। इस तरह के हमारे पास क्या होता है कि जो पहले फर्स्ट वेक्टर का टेल दुम होता है वो कोइंसाइड करता है हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, जिसके शो किया गया है फिगर में। तो सबको अगर जमा करें तो जीरो के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने पहले पढ़ लिया था। यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड एक हो, गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और इसको हम फार्मूला, इसका मकसद क्या है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है या उसकी सिमत बताता है। इसका फार्मूला है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए और इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरह पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इज द डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। ये किसी भी पार्टिकल का लोकेशन बताता है, उसकी जगह बताता है कि वो कहाँ पे वकू पजीर करता है या वो कहाँ पे पाया जाता है, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के लिहाज से। और इसका फार्मूला है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। उसके लास्ट वन क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट वेक्टर, हाउ वी फाइंड इट। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फिर रिपीट हो रहा है, और यूनिट वेक्टर की हम पहले डेफिनेशंस और सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से देख के इसको क्लियर कर सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को।